जो नहीं पढ़ेगा उसे कमाई नहीं होगा, तो इसलिए वो अनिवार्य हो गया। गली मोहल्लों में भी कंप्यूटर के सारे बताने वाले ट्रेनिंग देने वाले हो गए लोग, तब छोड़ दिए हम। नहीं तो पहले जब कोई नहीं था तो हम उसको भी पढ़ाए हैं थियरी में, समझ रहे हैं आप? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कुल पढ़ाए थे हैं। अब हर एक कोचिंग में एक कंप्यूटर का लोग टीचर नियुक्त कर दिए किसी को, 1 महीना पढ़ाने के लिए, 1.5 महीना। जो नहीं पढ़ा है तो उससे पढ़ लेता है, या नहीं तो आजकल लड़के होशियार हैं, खुद दूसरे जगह जा करके लोग खोले हुए हैं, सीख उख भी लेते हैं, आप पढ़ा वढ़ा भी देते हैं सब हैं। तो वहां से काम खत्म हो गया। अब उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया तो उसका आपको धीरे धीरे भूल गया वो सब, कंप्यूटर वाला, समझ रहे हैं? लेकिन कंप्यूटर वो पहले हम ही पढ़ाए, जो कोई टीचर नहीं था तो हम ही पढ़ाए पूरा। तो अब जो है, अब कंप्यूटर का टीचर लोग रख लिए हर एक कोचिंग में, एक एक महीना पढ़ाने के लिए। तो वो लोग पढ़ा देते हैं, और नहीं तो लड़कवा खुदे नहीं से पढ़ना चाहते हर एक कोचिंग का। वो कहते हैं कि सर हम लोग खुदे कंप्यूटर अटेंड कर लिए हैं संस्थान कोनो, 1 2 3 महीने का सीखना भी रहता है काम करने के लिए। किसी भी आजकल तो सबको जानकारी हो गई, जानकारी बिना जानकारी के कैसे आप काम करेंगे कहीं भी, कोई कौन नौकरी करेंगे? तो एक जो छोटे नौकरी वाले ट्रिपल सी कर लेते हैं। जो और लोग जो बचे, जिनको नौकरी सरकारी लेनी है, तो जो गली मोहल्ले में जो संस्थान खोले हैं उनसे बात करके कुछ पैसा रुपया उनको महीने दे करके, 4 महीना 6 महीना सीख लेते हैं। आप यहाँ कोचिंग पढ़ते हैं, 6 महीना वहाँ जा करके सीख लेते हैं। तो आपको परिपक्व नॉलेज दे देते हैं, इसलिए दे देते हैं कि उनका वह काम है कंप्यूटर में पढ़ाना और कंप्यूटरे रख करके बताना। तो प्रैक्टिकल भी करवा देते हैं, थ्योरी भी करवा देते हैं। तो सारी चीज़ों से आप अवगत हो जाते हैं। तो किसी चीज़ का वही बात है कि अगर कोई आदमी कुछ छोड़ देगा, धीरे धीरे वो चीज़ें भूल जाती हैं, किसी को हुआ, समझ रहे हैं आप? हाँ। चलिए, क्या पढ़ा रहे थे, बोलिए आप। ये बेटा इस यार, ये अच्छा नहीं चल रहा है ये। है? सही है। अच्छा, स्लो किया गया है क्या इसका स्पीड? हाँ, ठीक है। चलिए, क्या क्या बता रहे थे? हाँ, कौन लाजी था? ओडोंटोलॉजी हो गया था। अच्छा, इसी के आगे बना पढ़ाना है। लिखिए आर्निथोलॉजी। 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 ऑर्निथोलॉजी। ये इंट्रोडक्शन का क्लास है, इंट्रोडक्शन बायोलॉजी चल रही है अभी। ये जो परिचय का क्लास समाप्त हो जाता है, तो इसके बाद एक आप टॉपिक आपको अलाउ कर रहा है, सेल या कोशिका। सेल या, हाँ, उसके बाद जब ये पढ़ा लेते हैं तो अभी एक टॉपिक अलाउ कर रहा है आपको, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। उसके बाद फिर देखते हैं क्या आपको अलाउ करता है बिहार के लिए ना। हाँ, ठीक है। बिहार के लिए जो मानदंड अलाउ करता है वही चैप्टर मैं आपको दूंगा, ठीक। हाँ। हमको लगता है कि बिहार वाला चैप्टर पढ़ने के बाद और कुल कवर हो जा रहा है। मैंने बिहार वाले चैप्टर दिखाई जो दे रहा है, उसको पढ़ने के बाद और भी कवर हो जा रहा है सब। कुल मिला के हम पढ़ा देंगे तो सबका मानदंड है आपका, साइंस का एक तरीके से। बिहार को लेकर के अगर पढ़ा दिया जाए तो सबका मानदंड हो जाएगा। केवल यूपी को लेकर पढ़ाया जाएगा तो बिहार वाला में गड़बड़ी आ जाएगी, ठीक। अब बिहार वाला अगर पढ़ा दिया गया तो सबका मानदंड हो जाएगा पूरा वो। अब बिहार इसके का ध्यान रख के पढ़ाना है इसको, उसी का ना है बिहार स्पेशल। हाँ, तो उसको पढ़ा देने पर, इसको पढ़ा देने पर कुल कवर है और भी। बस आप ये जानिए, ठीक। आर्निथोलॉजी, इसमें जो है, जो पक्षी उड़ते हैं उनका विज्ञान है, पक्षियों का अध्ययन स्पेशल करता है, ठीक ना। लिखिए पक्षियों का अध्ययन करना।
पक्षियों का अध्ययन करना। पक्षियों का अध्ययन करना। ऑस्टियोलॉजी बता दिए थे, ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों वाला। देखिए, ऑस्टियोलॉजी बना बताए हैं, देखिए। अरे उसी उसी के इसी के नजदीक में। अधिकतर थोड़ा हमारा क्रम रखे हैं ये अल्फाबेटिकली। हाँ, देख रहे हैं ना, अल्फाबेटिकली अधिकतर क्रम है इसमें पढ़ाने में। हाँ? और पक्षी और किस में आएंगे? नहीं तो बेटा वो तो अपवाद है ना। अपवाद कोई नियम थोड़े होता है। पक्षियों का अध्ययन करना, ऑस्टियोलॉजी इसी में देखिए तो ओ से जो शुरू है, ओ से। ऑस्टियोलॉजी नहीं अभी। अच्छा चलिए, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी में जो है, इसमें हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। और हड्डी का जो निर्माण होता है वो कैल्शियम, फास्फोरस प्लस ओसिन प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन से होता है। ये दोनों मिला करके 62% होता है। अब बच गया कितना? 38%। इसी तरह से होता है। अब मैग्नीशियम को चुस्त दुरुस्त और बनाने के लिए कैल्शियम तो हड्डियों को इस कैल्शियम के अलावा मैग्नीशियम भी इसमें रहता है। हैं? तो कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ फास्फेट का कुल परसेंटेज 62%, और ओसिन प्रोटीन का परसेंटेज 38%। और मिलकर हड्डियों का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों मिल जाते हैं तो हड्डियों का फॉर्मेशन हो जाता है। माने हड्डी का निर्माण, कैल्शियम कुल मिला के, आप जाने मैग्नीशियम को भी छोड़ दीजिए, वो नहीं बहुत ज्यादा आता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम 62%, प्लस ओसिन प्रोटीन 38% से हड्डियों का निर्माण होता है। मानव के नवजात शिशु में हड्डियों की कुल संख्या कितना होती है? 300 या 270 होती। 300 या 270 होती। या अधिकतर 80% मानव जन्म लेते हैं तो उनमें हड्डी की संख्या 100 रहती है। अब 20% मानव जन्म लेते हैं तो 270। ऐसा क्यों? माँ के गर्भ में भी कुछ हड्डियां जुड़ जाती हैं। बस जैसे दो है तो जुड़ गई, तो अब एक ही न कहलाएगी। इस तरह से कम हो जाता है, 270 होती। 300 या 270 होती। किशोरावस्था आती है 18 वर्ष की उम्र, तो ये 213 हो जाती, 213। और जब वयस्क अवस्था आता है, मैंने 21 वर्ष की अवस्था तक, ये कुल जितना जुड़ाव है हड्डियों का जुड़ जाता है, 206 हो जाती, 206 हो जाती। शरीर की सबसे छोटी हड्डी मध्य कर्ण में होती है, जिसका नाम स्टेपीज है। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी यही है, एक हड्डी होती है, इसका नाम फीमर है। क्या नाम है? फीमर है। ठीक। ये छोटी या बड़ी हड्डी जो है, इनकी बात आप लोग जनरली जानते होंगे। ठीक। नहीं जानते होंगे तो एक दिन किसी दिन पूरी हड्डी हम बोल देंगे 1 घंटे आपकी, जहाँ जहाँ हैं उनका नाम क्या है, हम बोलते जाएंगे, आप लोग समझते जाएंगे, अपने से लिख लीजिएगा, मौखिक बता देंगे। ठीक। हाँ, कौन हड्डी कहाँ है हमारे शरीर में, उनका नाम क्या है, एक दिन बोल देंगे, 1 घंटा यही ले लेंगे, हो जाएगा काम। बस यही तो जानकारी होनी चाहिए कि कौन हड्डी कहाँ है, तो हम जानकारी आपको दे देंगे। ठीक है। तो लेकिन यहाँ इंट्रोडक्टरी है, तो इतनी बात आपको करना पड़ेगा, ये बात और ये। ठीक। चलिए लिखिए, हड्डियों का अध्ययन करने वाला
हड्डियों का अध्ययन करने वाला। हड्डी का निर्माण ये लिखें, ए और प्लस करके ये से होता है, से होता है। और मानव के नवजात शिशु में, और मानव के नवजात शिशु में मानव के नवजात शिशु में हड्डियों की कुल संख्या, मानव के नवजात शिशु में हड्डियों की कुल संख्या 300 या 270 होती है, 300 या 270 होती हैं। 18 वर्ष की उम्र तक 18 वर्ष की उम्र तक यह 213 हो जाती है। हाँ, 213 हो जाती है। और 21 वर्ष की उम्र तक 206 हो जाती है। देखिए, ऐसा है कि 18 वर्ष तक हड्डियां लगभग कुल जुड़ जाती हैं जितना जोड़ना है, लेकिन 18 से 21 वर्ष के बीच में ये जो रीढ़ की हड्डी है, छोटी छोटी ऐसे है ये हड्डियां रीढ़ की, इस प्रकार है। ये है एक, दो, इसमें ऐसे स्ट्रक्चर है, इसका नाम स्पाइनल कार्ड है, मेरुरज है। इसके चारों ओर एक, फिर ये दो, फिर ये तीन, चार, ऐसे छोटी छोटी हड्डियां हैं, का नाम वर्टेब्री है। समझ रहे हैं आप? जब आप, जैसे हम पीछे होते हैं, थोड़ा सा इस तरीके का साइकेट टाइप है ये जैसे इधर इधर का रहेगा, जैसे इधर का है, इधर का तो इस तरह से है, तो इधर एक तरफ तो पूरा है, जैसे ये देखिए, ये पूरा धनुषाकार हो गया ना एक तरफ, इधर पहुंच जाता नहीं है, थोड़ा सा ये इस तरीके से एक दूसरे से ऐसे सेट में ऐसे 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 है। ये कुल संख्या 33 होती है 18 बरस तक। लेकिन कुछ अभी 21 वर्ष तक शरीर का पूरा विकास होता है, तो 18 से 21 वर्ष की अवस्था तक जब जाती है, तो इसमें कुल हड्डियां जुड़ गई रहती हैं, लेकिन अभी रीढ़ की हड्डियां अभी कुछ बाकी रहती हैं। तो पहले 33 रहती हैं 18 तक, आज 33 के बाद फिर 26 हो जाती है, बस वही घट करके 213 से कितनी हो जाती हैं, 206। समझ रहे हैं? बाद में रीढ़ की हड्डियां जुड़ती हैं। तब रीढ़ की हड्डियां बाद में जब जुड़ती हैं, तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, हाँ, 33 से 26, बस ये 13 से घट के कितना आ जाती हैं, हाँ, 206। आप 206 रह जाती हैं, अब घटना बढ़ना नहीं है। ठीक, ऑस्टियोलॉजी हो गया। अब आप लिखे पेट्रोलॉजी। नहीं नहीं बेटा, रुकिए रुकिए, ओ से है ना, अभी एक और लिखिए, ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर,
इसमें जो शाक है और सब्जियां हैं, इन्हीं का अध्ययन करने वाला स्पेशल विज्ञान है। सभी प्रकार के शाक सब्जियों का अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम ओलेरी कल्चर। चलिए लिखे, शाक सब्जियों का अध्ययन करना। शाक सब्जियों का अध्ययन करना। साग सब्जी का मतलब जानते हैं ना? अध्ययन कर मतलब ही नहीं कि जो साग सब्जी रखा है उसी का अध्ययन नहीं बेटा। किसी चीज की रिसर्च प्रणाली उसका असली अध्ययन है। जैसे मान लीजिए कि आलू है, तो क्या आलू का विकल्प हमारे आपके पास है? कहाँ है बताइए? अगर आलू नहीं रहेगा तो कोई दूसरे प्रकार का आलू आप पैदा किए हैं अब तक? हैं? अब बहुत दिन से है। अगर आपसे सवाल कर दिया जाए कि कौन सब्जी सबसे पहले आई मार्केट में, तो आलूए आया है, बताइए ना। वो सबसे आलू के बाद पालक चौलाई और क्या क्या है सबकी खोज हुई है। सबसे पहला आलू है। और वही आलू आलू रह गया। आलू का विकल्प ही नहीं मिल पाया कि कुछ कर दिया। देखिए आलू कोई सब्जी बनाते हैं, 4 आलू काट दो। आलू नहीं रहेगा तो ऐसा हमको सोचना होगा कि आलू न रहे तो आलू जैसे कुछ और भी आलू बना देना चाहिए कि आलू नाम न रहे, उसका नाम दूसरा रहेगा। लेकिन आलू के जगह पर जैसे आलू प्रयोग करते हैं वैसे उसको भी डाल दें। आलू की पैदावार खत्म हो गई, तो उसकी पैदावार है तो दूध काम चल जाएगा, आलू खत्म हो जाए। लेकिन अभी आलू खत्म हो जाए, अरे आलू, बिना आलू का कहाँ काम चलता है? वही आलू आलू आलू। रिसर्च होना चाहिए कि आलू जैसे और भी मटेरियल 2-4 सब्जियां खोजी जानी चाहिए ताकि आलू न रहे तब भी काम चल जाए। यही साग सब्जी का अध्ययन है। अध्ययन का मतलब आप जान लिए रिसर्च प्रणाली। यही थोड़े है कि जो रखा है वही का अध्ययन, वो तो अध्ययन हो चुका है। किसी चीज का खोज होती है आगे विज्ञान में, वो एक अध्ययन का विषय होता है हमारे आपका। ठीक। अभी साग को ही ले लिया जाए तो कितना साग आप बताएंगे मार्केट में? उस साग में जो चीज मिलती है खाने पीने के लिए बेटा, ये जो हरी खर पतवार है जितने हरे पौधे देख रहे हैं सब में है। लेकिन वो आपका शरीर पचा नहीं सकती उसको। कौन हरी सब्जी में आयरन और कैल्शियम फास्फोरस और मैग्नीशियम नहीं है? वो बिना उसका पत्तियां हरी कैसे होगी? बोलिए। लेकिन अब आप बाहर का जितने पौधे हैं सब तोड़ करके साग बना लेंगे? आप पचा लेंगे उसको? नहीं। मार्केट में बस 3-4-5 साग हम लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन साग की भी खोज होती है, कुछ ऐसा चीज होना चाहिए कि और भी साग बनना चाहिए। ठीक। पालक है, चौलाई है, हरी धनिया है, बोले सोया मेथी है, ये क्या कहलाता है, बथुआ है, सरसों है। यही 2-4 हम लोग जानते हैं। हैं? इसको बढ़ाने का प्रयास किया जाता है कि अगर ये नहीं है तो वो उसको भी खा करके हम अपना काम चलाएं। लेकिन विकल्प मिलता नहीं जल्दी, समझ रहे हैं आप? तो इसी का अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम क्या है? पेट्रोलॉजी। नहीं पेट्रोलॉजी नहीं, वो ओलेरी कल्चर। ठीक ना? हाँ। ये पेट्रोलॉजी अब लिखिए अगला। पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी में कहता है पेट्रोल का अध्ययन करना, पेट्रोलियम का अध्ययन करना, केवल डीजल का अध्ययन करना, चट्टानों का अध्ययन करना। 1-2 सही है, 1-2-3 सही है, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है। इस तरह से सवाल। बोलिए। पेट्रोलियम बेटा नहीं है, इसीलिए तो कुल गड़बड़ हो जाएगा कुल। इसमें चट्टानों की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। ओरिजिन ऑफ रॉक्स, चट्टानों की उत्पत्ति का अध्ययन करना। ऐसा यूनिवर्सिटी का एक विभाग है चट्टानों की उत्पत्ति करने वाला। ही बैंक रोड जाइए ना, बैंक रोड, और जो सागर कोचिंग दिख रहे हैं, सागर अकादमी, सागर अकादमी के बगल में देखिए ना, लिखा हुआ है पेट्रोलॉजी, पेट्रो एंड मिनरलोलॉजी। ये यूनिवर्सिटी का विभाग है, यहीं पे आपके बगल में है, बैंक रोड के। तो पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। लिखना नहीं अभी बेटा, लिखिए ना आप। अरे हम उस तरह से केवल लिखाने वाले नहीं है, उसको बिना ट्राई किए नहीं आगे बढ़ते आगे। चट्टाने जो होती हैं, चट्टाने कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। आग्नेय चट्टाने, औषधि चट्टाने और कायांतरी चट्टाने। तो भाई पढ़ाए होंगे, क्योंकि जावेदे ने पढ़ाते हैं। हैं? पढ़ाए है ना? हैं? बोलिए।
जावेद भाई पढ़ाए हैं ना? हाँ, वो जान लीजिए बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं वो। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, नंबर वन का जावेद भाई। तो देखिए, आग्नेय चट्टाने, अवसादी चट्टाने और कायांतरित चट्टाने होता है ना। तो देखिए, जो आग्नेय चट्टाने हैं, अवसादी चट्टाने, ये बनती हैं दोनों, लेकिन ये बनती नहीं है। हाँ, रूपांतरित चट्टाने बनती नहीं है। यही चट्टाने किसी भी कारण से अपनी रूपरेखा चेंज कर लेती हैं, तो बस आ जाते हैं आग्नेय मेटामॉर्फिक रॉक्स में। आग्नेयस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है ना। तो ये जो चट्टाने होती हैं दोनों, ये किसी भी कारण से अपना रूप बदल लेंगी, बस वो क्या हो गए, कायांतरित चट्टाने में। कोयला है, कोयला बदल गया, बहुत दिन से बदल करके पारदर्शी हो गया है, एक कार्बन के रूप में आ गया, हीरा हो गया, तो कायांतरित चट्टाने हो गया, दूसरा नाम बदल गया। समझ रहे हैं आप? और शादी से उसमें बदल गया। तो इस तरह से जो है चेंजिंग हो जाता है। तो चट्टानों की उत्पत्ति का अध्ययन करने वाला विज्ञान का नाम क्या है? पेट्रोलॉजी। लिखिए, चट्टानों की उत्पत्ति का अध्ययन करना, चट्टानों की उत्पत्ति का अध्ययन करना, ओरिजिन ऑफ रॉक्स। पैलियंटोलॉजी, पैलियंटोलॉजी। पैलियंटोलॉजी, पैलियंटोलॉजी, पैलियंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म, फॉसिल्स, फॉसिल्स। लिखना नहीं अभी। जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म है क्या? बहुत पहले पृथ्वी का उथल पुथल हुआ, और उथल पुथल हुआ तो जीव जातियां अंदर दब गईं, और अंदर दब करके चली गई अवसादी चट्टानों में। अवसादी चट्टानों में जब चली गई तो आरक्षित हो गई। आरक्षित इसलिए हो गई, इसलिए वो शरीर नष्ट नहीं हुई कि जहाँ ऑक्सीजन नहीं रहेगा, समझ रहे हैं, वहाँ ऑक्सीकरण माहौल नहीं होगा। और जहाँ ऑक्सीकृत माहौल नहीं होगा, वहाँ कोई भी वस्तु ले जाके छोड़ देंगे तो जैसी रहेगी वैसे ही रह जाएगी, अपघटित नहीं होगी, डिकम्पोज्ड नहीं होगी। और जब अपघटित नहीं होगी, डिकम्पोज्ड नहीं होगी, तो शरीर वैसे ही की वैसे ही पड़ी रह जाएगी। समझ रहे हैं ना? ये क्या हुआ कि जब जानते हैं, ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर भूपर्पट्टी है, और भूपर्पट्टी पृथ्वी की परिधि से केंद्र की ओर जाने पर लगभग 35 किलोमीटर के बीच में है चारों तरफ से। इसमें तो ऑक्सीजन की मात्रा बहुत है, 62-65% है। लेकिन जब अंदर जाएंगे ना, तो ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन का जब अभाव है, पृथ्वी के क्रोड में, भूपट्टी में ही है। ये केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो मैं आपको पूरा सीरियल लिखा देता हूँ कि कैसे कितने कैसे है कुल, पहले कितना है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। वैसे ज्योग्राफी वाले भी लोग बताते हैं। ठीक। तो ये जो है पृथ्वी की जो अवसादी चट्टाने हैं, उसमें कोई चीज चली गई, जीव जंतु, मान लीजिए कोई जीव मर गया, आप अवसादी चट्टानों में चला गया, तो यहाँ ऑक्सीजन के अभाव में शरीर अपघटित नहीं हो पाई। जब कई हजार वर्ष बीत गए, तो इसमें जो कार्बन था, कार्बन तो शरीर में ही है? तो कार्बन जो 14 होता है, वो कार्बन 14 जब शरीर जीवित रहती है तो वो आता जाता रहता है, उसका रिन्यूअल होता रहता है। लेकिन मृत शरीर जब कई हजार वर्षों तक बीत जाती है, तो कार्बन जो 14 है उसका 6 पॉइंट में होता है कई हजार वर्ष बाद। और कई हजार वर्ष बाद भी ये शरीर जीवाश्म में बदलती है। कैल्शियम कार्बोनेट इसमें भर जाता है पूरा, और कैल्शियम कार्बोनेट का एक लोथड़ा बन जाता है, उसको कहते हैं जीवाश्म। और इस जीवाश्म की उम्र जब ज्ञात की जाती है, तो इसमें कार्बन 14 निकाला जाता है इससे। और कार्बन 14 को निकाल करके देखा जाता है कि इस कार्बन 14 का कितना पॉइंट में क्षय हुआ है।
उसी पॉइंट 6 के आधार पर इसकी उम्र ज्ञात कर ली जाती है। हजारों करोड़ों वर्षों का उम्र ज्ञात कर लिया जाता है जीवाश्मों से। तो जीवाश्मों की उम्र किससे ज्ञात की जाती है? कार्बन 14 समस्थानिक। कार्बन 12 होता है ना, बोलिए। ये आइसोटॉप्स है कार्बन का, कार्बन का 14, समझ रहे हैं? तो जीवाश्मों की उम्र कार्बन 14 से ज्ञात किया जाती है, कार्बन 14 से ज्ञात किया जाता है जीवाश्मों के अध्ययन से। मैंने कुल मिला के जीवाश्म का जो बनना है वो अवसादी चट्टानों में है, और जीवाश्मों की उम्र कार्बन 14 से ज्ञात किया जाता है। जीवाश्मों के अध्ययन से विलुप्त प्राणियों का पता चलता है। डायनासोर एक विलुप्त प्राणी है। अध्ययन से पता चलता है कि यह जात मीसोजोइक महाकल्प के जुरासिक काल में थी। मीसोजोइक महाकल्प के जुरासिक काल में थी। और वैज्ञानिक बताते हैं कि भोजन के अभाव और उल्का पिंडों के धमाके से इनकी मृत्यु हो गई। ये मीसोजोइक महाकल्प जो बता रहे हैं आपको, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अनुसार इस पृथ्वी पर जितने प्राणी आए और विकसित हुए, उनकी वह उम्र के अनुसार काल निर्धारित है। 4-5 काल निर्धारित है, जिसमें तीसरा चौथा काल पड़ता है मीसोजोइक महाकल्प। हम लोगों का अभी विकास हुआ है तो डायनासोर के बाद वाला कल्प में हम लोगों का विकास हुआ है। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर जब डायनासोर थे तो आदमी नहीं था। हम लोगों के पहले डायनासोर थे पृथ्वी पर, वह था मीसोजोइक। हम लोग तो सीनोजोइक महाकल्प के हैं, समझ रहे हैं, बाद में वाले। लेकिन जो डायनासोर थे, वो डायनासोर की जातियां हम लोगों से पहले थी। हम लोगों का अभी अभी अस्तित्व तो नहीं था, तो तब डायनासोर थे। हम लोग तो भाई बुद्धिजीवी प्राणी हो गए, तो हम लोग एक हाइपोथेसिस से, एक सिस्टम से किसी चीज को सोचने का प्रयास करते हैं। उसमें अधिकतर सफल और विफल भी रहते हैं। तो जिसमें सफल हो गए वो हम विज्ञान को जान लिए, जिसमें विफल हुए अभी विज्ञान को नहीं जाने। तो जिसमें विफलता हमारी है उसको भी प्रयास हम करते हैं सफल बनाने के लिए, कि हम वो हो जाए, विज्ञान में आ जाए। जैसे उस दिन मैंने बता रहा था कि आत्मा परमात्मा को विज्ञान की ओर घसीटने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो विज्ञान की ओर तभी आएगा जब निरीक्षण परीक्षण में दिखाई देगा तभी। चाहे दुनिया की किसी भी किताब में आत्मा परमात्मा लिखा हो, जब तक दिखाई नहीं देगा तब तक हम मानेंगे नहीं, अपना प्रयास भी नहीं छोड़ेंगे जब तक जीवित रहेंगे इस पृथ्वी पर। यही विज्ञान का नियम है। विज्ञान किसी चीज को गलत नहीं मानता है। विज्ञान छू मंतर जो करते हैं लोग, उन्हों गलत नहीं मानता। वो सोचता है कि कहाँ से करते हैं, इसको पता लगाया जाए। जब तक निरीक्षण परीक्षण हो रहा है, चल रहा है, नहीं कुछ मिल रहा है, तो विज्ञान से बाहर है। और जब मिल जाएगा बस वो विज्ञान में आ जाएगा। ठीक है, यही इसकी प्रत्यक्ष है। तो अभी मैं आपको बता रहा था, यह जात जो है मीसोजोइक महाकल्प के जुरासिक काल में थी, डायनासोर की जातियां। यह भोजन के अभाव में और उल्का पिंडों के धमाके से मृत हो गई। इसकी विशेष जानकारी के लिए 2 पिक्चर है, आप देख सकते हैं उसको। एक जुरासिक वर्ल्ड है और एक जुरासिक पार्क है ना पिक्चर। डायनासोर की विशेष जानकारी इसमें दे देता है। ठीक, डायनासोर जानते हैं बेटा? डायनासोर अगर जीवित रहते इस समय ना, तो आप जान लीजिए स्थल भाग का जो सबसे बड़ा जंतु है हाथी है। हाथी नहीं रहता, डायनासोर रहते। डायनासोर बड़े बड़े थे। मैं कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि डायनासोर की जब बच्चे और उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, उनकी वृद्धि होने लगी, तो उनका पेट था आधा आधा कमरे का हो गया था। बताइए, आधा आधा कमरे का पेट, उसमें 2 टैंक पानी चाहिए पीने के लिए। अरे जितना बड़ा है वो पानियों तो पीता है उतना। बोले, हम और आप दिन भर में 4-5 लीटर, 10 लीटर, 5 लीटर, 8 लीटर पानी नहीं पी पाते। ऊँट एक बार में 50 लीटर पानी पीता है। आया तो था एक बार एग्जाम में बिहारे वाले में, ऊँट एक बार में कितना पानी पीता है? 50 लीटर। हम पढ़ाएंगे आपको, इसको लिखाएंगे आगे। आने दीजिए ना, कोई सिस्टम है, कोई होगा। ठीक, तो जहाँ सिस्टम है वहीं बताएंगे, वहीं लिखाएंगे आपको। वो पूछा तो था कि ऊँट एक बार में कितना पानी पीता है? 50 लीटर। हम 50 लीटर पी लेंगे? डायनासोर की जातियां बड़ी बड़ी बहुत लंबी हो गई थी।
तो कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि भोजन के अभाव के कारण भी मरे थे डायनासोर। आज डायनासोर पृथ्वी पर कहीं है नहीं, लेकिन इनका जीवाश्म मिलता है। इस जीवाश्म से पता चलता है कि डायनासोर की जातियां हमारे हम लोगों के अस्तित्व के पहले थी इसमें। और जो काल था उसका नाम है जुरासिक काल। क्या नाम है? इसीलिए पिक्चरवा जो बना है आपका देखने के लिए, वो दोनों का नाम है, एक का जुरासिक वर्ल्ड, एक का जुरासिक वर्ल्ड हॉलीवुड का है, और एक सामान्य पिक्चर है उसका नाम है जुरासिक पार्क। समझ रहे हैं? और उसमें डायनासोर के विषय में टोटल वो दिखाया ही गया है। वो आप ही को देखने लायक है। वो जो जो विद्यार्थी हैं उन्हीं के लायक है। घर परिवार को देखने के लिए सबको नहीं है। जो मनोरंजन के रूप में, जो ज्ञान के रूप में देखेगा, उनके लिए डायनासोर है। ठीक, तो इससे अधिक हम नहीं कुछ बोल सकते, लिखिए आप। ठीक, जो आपको परीक्षा में आता है। एक बार पूछा था जीवाश्म का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों में होता है? बोले। हाँ, औषधि बताए हैं ना। जीवाश्म का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों में होता है? डायनासोर किस काल में थे? जुरासिक काल। किस काल में थे? डायनासोर किस महाकल्प में जीवित थे? नहीं, अभी बताए हैं। मीसोजोइक महाकल्प। मीसोजोइक महाकल्प। डायनासोर किस वर्ग में आता है? सरीसृप में। किस में आता है? सरीसृप का नाम लिए है ना आपसे? लिए है ना पीछे? हैं? हाँ, रेंग कर चरने वाले जो कार्डेटा के जंतु हैं। हैं? हाँ हाँ। सांप वाले में लिखाए थे। सांप हुआ, छिपकली हुआ, ऐसे छिपकली के स्ट्रक्चर में डायनासोर ज्यादा थे। समझ रहे हैं? तो डायनासोर पूछता है डायनासोर किस वर्ग में आता है? तो रेप्टाइल वर्ग, सरीसृप में। किस में आता है? सरीसृप में। हाँ, बिच्छू नहीं बेटा, बिच्छू आर्थ्रोपोडा के जंतु हैं। ठीक, ये बिच्छू का फाइलम में अलग है। ये जो फाइलम आपको बता रहे हैं, ये सब कार्डेटा के फाइलम है। अरे एक दिन हम कुछ ही दिन चर्चा उर्चा कर देंगे आप लोगों को। जो हम पढ़ा रहे हैं तो हम कंप्लीट नॉलेज दे ही करके जाएंगे, ऐसा नहीं। ठीक, अगर कोई इधर उधर होता है तो बाद में 2-4 दिन और क्लास लेकर के बहुत सारी चीजें हम बता करके आपको जाएंगे। ठीक ना? हाँ, लिखित तो जो दे रहे हैं वो दे ही रहे हैं। कुछ मौखिक भी हम आपको बता करके जाएंगे, चर्चा करके जाएंगे किसी विषय पर। ठीक, हाँ, 1 आध दिन 2 दिन ऐसे ही चला देंगे चर्चे में। ठीक, कि आप किसी चीज से अवगत हो जाएं, अनभिन्न न रहें कि हमसे हम नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, अन्य हमें जानकारी होगी। चलिए लिखे परीक्षा उपयोगी इसमें। देखिए, जीवाश्मों का अध्ययन करने वाला। जीवाश्मों का अध्ययन करने वाला। जीवाश्मों का अध्ययन करने वाला। जीवाश्म का निर्माण अवसादी चट्टानों में होता है। जीवाश्म का निर्माण अवसादी चट्टानों में होता है। अवसादी चट्टानों में होता है। अवसादी चट्टानों में होता है। और इसकी उम्र और इसकी उम्र कार्बन 14 से ज्ञात किया जाता है। कार्बन 14 से ज्ञात किया जाता है। जीवाश्म के अध्ययन से जीवाश्म के अध्ययन से विलुप्त प्राणियों का पता लगाया जाता है।
क्या लिखा आपने? हाँ, डायनासोर एक विलुप्त प्राणी है। डायनासोर एक विलुप्त प्राणी है। और अध्ययन से पता चलता है कि और अध्ययन से पता चलता है कि यह सरीसृप सरीसृप रेप्टाइल, छिपकली, के अंतर्गत आता था। ये नाम इसलिए लिख दिए हैं कि आपको इसमें दिक्कत होगी, इसलिए लिख दिए हैं, तुरंत दिमाग में आ जाएगा। सरीसृप के अंतर्गत आता था। यह जातियां यह जातियां मीसोजोइक महाकल्प के यह जातियां मीसोजोइक महाकल्प के यह जातियां मीसोजोइक महाकल्प के जुरासिक काल में थीं। मीसोजोइक महाकल्प के जुरासिक काल में थीं, लेकिन भोजन के अभाव और वातावरण में परिवर्तन के कारण वातावरण में परिवर्तन के कारण तथा उल्का पिंडों के धमाके से मृत हो गईं। एक चीज और आप जानिए, यहाँ पूरे विश्व में जीवाश्म का पिता लियोनार्डो द विंची को कहा जाता है, जीवाश्म विज्ञान का पिता। और भारत में जीवाश्म विज्ञान का पिता एच.एन. होयसे को कहा जाता है, होयसे को। लेकिन भारत में जीवाश्म से संबंधित ज्यादा कार्य जो किए हैं, उनका नाम था बीरबल साहनी। क्या नाम था? हाँ, भारत में बीरबल साहनी का जीवाश्म विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा है। आपको परीक्षा में आता है प्री में, बीरबल साहनी वैज्ञानिक किससे संबंधित है? हाँ, जीवाश्म विज्ञान किससे? वो नेहरू जी के समय में थे बीरबल साहनी, और नेहरू जी के साथ कई बार भाषण दिए जा करके, और जागरूकता के लिए नेहरू जी भी अपने पास में लाए, और ले आकर के नेहरू जी ने बीरबल साहनी को उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में उन्होंने जीवाश्म के विषय में दुनिया को बताने का प्रयास किया, बीरबल साहनी। तो बीरबल साहनी का इसमें बहुत विशेष योगदान था। नेहरू जी वैज्ञानिक दिमाग के आदमी थे। हाँ, आज सभी लोग जितने हैं, सभी लोग ये समझते हैं कि हम ही भारत के सब कुछ हैं। आज नेहरू जी की और चाहे किसी की बुराई करते हैं, यह बेटा गलत है।
जब बने अंग्रेज जब गए तो हमारे को हम लोगों को तोड़ ताड़ के गए। जो आदमी घर से निकल के दूसरी जगह जाएगा, अपना अधिकतर चाहेगा कि हम पुल ले दे के बनाया हुआ चले जाए, लेकिन पुल तो उठा के नहीं ले जाएंगे। लेकिन बहुत सारी चीजें हम लोगों को अभी वो कुछ कर नहीं पाए थे, बहुत नुकसान पहुंचा दिए थे। अभी हमारे देश आजाद के बाद एक थे स्टील की कंपनी नहीं थी अपने यहाँ स्टील के बर्तन मिल जाए, समझ रहे हैं आप। अभी उनकी बात छोड़ दिया भाई, हमारे हौसले अभी स्टील के बर्तन किसी गांव में किसी के पास नहीं था, फूल पीतल और सारी चीजों का था। हाँ, समझ रहे हैं आप। उन्होंने कई लोगों से जो अंग्रेज भाग गए उन्हीं से सहयोग लेकर के आज स्टील कंपनियां दुर्गापुर में स्थापित किए ना। ये भी परीक्षा में आपको आता है कि किनके सहयोग से स्टील कंपनी बनाई गई है। जर्मनी से सहयोग लिए, राउरकेला का बनवाए, उड़ीसा वाला। फिर रूस से सहयोग लिए तो यहाँ का बनाए, भिलाई का। समझ रहे हैं आप। तो ये जो है स्टील कंपनियां स्थापित किए, खनिज जगह जगह जहां नहीं मिल रहे थे वहां खोदवा करके निकलवाने का प्रयास किए, मामूली थोड़े किए। आप बना बनाए भारत पा गए हैं तो इतना डिंग मारते हैं कि हम 60 बरिस जो दुनिया में नहीं किया मैं 60 दिन में दिखा दूंगा। या हमको आपको बेवकूफ बनाने का एक तरीका है। जो आदमी इतिहास पढ़िए, इतिहास जानिए। अंग्रेजों से लड़ाई कौन लड़ा 1885 से लेकर के, बताइए। 1885 से कांग्रेस की स्थापना हुई। हम किसी पार्टी के नहीं है, पहले आप समझिए, पढ़े लिखे आदमी हैं। 1885 से लेकर के जितने कांग्रेस वाले थे वे तो सन 47 तक संघर्ष किए, अनेक बार जेल गए, कुल मुख खाना पड़ा अंग्रेजों का, तो देश आजाद हुआ। आपकी पार्टी कई दिन की है? आजाद देश को मिला है तो आपकी पार्टी बनाए हैं बाद में आप। भारतीय जनता पार्टी है अंग्रेजों के पहले की? बताइए। हमारे देश की आजाद हुआ उसके पहले की है भारतीय जनता पार्टी। बेवकूफना वाली बात नहीं करना चाहिए। आप जो बेवकूफ आदमी है उनको तुम आप पूर्व मूर्ख बनाओ, लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको मूर्ख नहीं बनना चाहिए इनके भाषण से। ये बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं। जितने ऑर्गेनाइजेशन से तब बेच डाले। ये बिजली विभाग को भी बेचने के चक्कर में एकदम पड़े हैं, उसीलिए हड़ताल है आपका। आपको कह दिया जाए कि सरकारी नौकरी न दिया जाता, बैठेंगे हमारे पढ़ाने से यहाँ? बोलिए। सरकार का मोहर एक बहुत बड़ी मोहर होती है आदमी के ऊपर। छोटी कम में पैसे की नौकरी मिलती है, सरकारी नौकरी मिलती है तो आदमी उसका प्रयास करता है। कुल सरकारी नौकरी बेच डाला इन्होंने। दुनिया भर का बेमतलब का बोलता है। हम तो इनका भाषण नहीं सुनते ना, ऐसे लोगों का जो देश को गर्त में डालती है। अच्छा सुनो, वो तो आप तुम लोग शिक्षित वर्ग हो तो तनी बोलती है। हम तो पढ़ा रहे हैं साइंस ना, थोड़ा शिक्षित आप वर्ग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, तो मैं बोल दिया। समझ रहे आप। कुल मिला के इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है बहुत अच्छा काम नहीं है। समझ रहे हैं आप। हाँ हाँ, आतंकवादियों पर आप कार्रवाई कर रहे हैं, कोई गलत आदमी है उसका सपोर्ट सभी लोग करेंगे। लेकिन ये बताइए जिस बेचारे का कभी घर और द्वार है नहीं, दुनिया एलाट करके अपनी गवर्नमेंट को जमीन दे करके जिसका कोई घर द्वार नहीं उसको बनवाती है, और वो को आप ढा दे रहे हैं। अरे ओकर तो बचाओ यार। जो जबरदस्ती कब्जा किया होकर तो ढा दो। वो बलशाली था, बदतमीजी किया। लेकिन अब बताइए जो झोपड़ी उपड़ी में रहता है बेचारे, कहीं मान लीजिए सरकारी जमीनिए पर दूठे कोठरी बना के अपने बाल बच्चों को ले रहा है, वो कर ले जाकर बुलडोजर ढा दे रहे हो, ये महापाप कर रहे हो। तुमको मरते समय पानी कोई नहीं देगा, तुम योगी नहीं हो। ये भी देखना चाहिए ना समाज में। आप लोग संविधान पढ़ते हैं, समाज में यह भी तो देखना चाहिए। सरकार किसी चीज को मुहैया क्यों कराती है? सरकार घर क्यों बनाती है? दुनिया घर बनाओ तो घर ढाओ। आतंकवादियों को ढा रहे हो, ठीक है, हम उसका समर्थक हैं, गलत काम किए हैं। लेकिन दो लड़का बेचारे किसी तरह से कहीं सड़क के आसपास दो कोठरी बना लिया और उसमें अपने बाल बच्चों को लेकर रह रहा है, और तू ढा दिए, बेचारा रो रहे हैं उसके बाल बच्चे। ये महापाप है और तुमको पड़ेगा। तुम्हारी योगी अब तक जब तक हो तब तक हो, बहुत जाने को हम देखा, तुमको पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। बढ़िया काम करोगे तो ठीक है, लेकिन नाजायज काम करोगे तो पाप कर्म होगा। क्या लिखा? चलिए आगे लिखे।
लिखे हैं आगे। अब जाने दीजिए, हम कह रहे हैं पॉलिटिशियन हम नहीं है, आप लोग बुद्धिजीवी क्या? हाँ बताइए। किसमें? हाँ हाँ। क्या डायनासोर? नहीं बेटा। पैरवा वो जैसे छिपकली है ना, छिपकली देखे हैं? छिपकली कैसे चलती है? छिपकली पैर उठा देती है अपना, सरकते हुए चलती है ना। देखिए लिखे हैं छिपकली ना। हाँ ऐसे ही जानिए। ठीक ना? हाँ ऐसे जानिए, समझ लिया ना आप? लिखे छिपकली ना। हाँ चलिए लिखे आगे। लिखे लियोनार्डो द विंची। आगे लिखे कुछ वैज्ञानिक का नाम। लियोनार्डो द विंची। बहुत फेमस है भाई, इन्होंने एक पेंटिंग बनाया था, मोनालिसा। नाम सुने हैं ना? सुने हैं ना आप लोग? लियोनार्डो द विंची को, लियोनार्डो द विंची को जीवाश्म विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीवाश्म विज्ञान का जनक कहा जाता है। भारत में, भारत में एचएन होएसे को, एचएन होएसे, एचएन होएसे, होएसे को एचएन होएसे को जीवाश्म विज्ञान का भारत में जनक कहा जाता है। जीवाश्म विज्ञान का भारत में जनक कहा जाता है। बीरबल साहनी का, बीरबल साहनी का भारत में जीवाश्म से संबंधित बातों के लिए विशेष योगदान रहा। जीवाश्म से संबंधित बातों के लिए विशेष योगदान रहा। विशेष योगदान रहा। विशेष योगदान रहा। और इन्हीं के नाम पर, और इन्हीं के नाम पर लखनऊ में एक संस्थान स्थित है। लखनऊ में एक संस्थान स्थित है जिसका नाम बीरबल साहनी, जिसका नाम बीरबल साहनी बीरबल साहनी पैलियो बॉटनी इंस्टीट्यूट है। बीरबल साहनी पैलियो बॉटनी इंस्टीट्यूट है। बीरबल साहनी पैलियो बॉटनी इंस्टीट्यूट है। ये आपसे ये भी सवाल आता है कि बीरबल साहनी पैलियो बॉटनी इंस्टीट्यूट कहाँ है? कहाँ पर है? लखनऊ। यहाँ देश विदेश के लोग आते हैं, अभी यहीं पे यहाँ पर जीवाश्म का ही अध्ययन होता है। यह एक संस्थान है लखनऊ में। ठीक। वो जो रेलवे स्टेशन से उनसे 5-7 किलोमीटर दूर है। हाँ, 7 किलोमीटर नहीं, ऊपर ही पड़ेगा। चलिए आगे लिखें।
पीडोलॉजी, पीडोलॉजी, पीडोलॉजी। पीडोलॉजी में देखिए मृदा की संरचना और उसकी बनावट का अध्ययन किया जाता है। हाँ, मृदा की संरचना कैसी है, उसकी बनावट कैसी है। और मृदा की संरचना और बनावट नहीं जाने गया तो कभी भी आप ही नहीं जान सकते कि किस प्रकार की मृदा में कैसे पौधे उगाए जाए। हम लोग जनरली जानते हैं कि दोमट मिट्टी में गेहूं की फसल अच्छी होती है। जनरली हम लोग जानते हैं चिकनी मिट्टी में धान की फसल अच्छी होती है। जनरली हम लोग जानते हैं काली मिट्टी में कपास की फसल अच्छी होती है। जनरली जानते हैं लेटेराइट मिट्टी में चाय और कॉफी की बगानें अधिकतर ज्यादा उगती हैं, पथरीली में। होता है ऐसा ना। हम लोग जनरली जानते हैं रेतीली मिट्टी में जायद की फसल, तरबूज, खरबूज, ककड़ी और सब ये ज्यादा होती है। होता है ना। हम लोग जानते हैं बलुई दोमट में मिट्टी में जो है आपको शकरकंद और ये क्या कहलाता है मूंगफली की फसल अधिक होती है। यही बताई है रिसर्च करके, इसका नाम है पीडोलॉजी। पीडोलॉजी, ठीक। लिखिए मृदा की संरचना और उसकी बनावट का अध्ययन करना। मृदा की संरचना और उसकी बनावट का अध्ययन करना। मृदा की संरचना और उसकी बनावट का अध्ययन करना। चलिए अब लिखिए पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस, ये तो ज्योग्राफी वाले कुछ प्रकाश डालने होंगे इस पर। ये सब सॉइल ऑयल के विषय में नहीं बताए, मिट्टी उट्टी के विषय में। हाँ, बताए होंगे ना। हाँ, तो ये जो है पीडोजेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ सॉइल, मतलब मृदा का फॉर्मेशन कैसे होता है। मृदा का फॉर्मेशन कैसे होता है। पहले मृदा तो थी नहीं, पहले तो ये चट्टान थी। चट्टानों आज भी जो चट्टाने होते हैं वो बड़े बड़े चट्टानों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, टूट जाती हैं, क्रेक होती हैं। वर्षा होती है, फिर चट्टाने टूट करके नीचे आती हैं वर्षा के साथ। छोटे छोटे बड़े बड़े चट्टाने फिर छोटे में बदलते हैं, रगड़ रगड़ घिसते घिसते फिर नदियों में आते हैं। वो घिसते जाते हैं, उनके कण निकलते हैं। फिर जो पौधे होते हैं और जितने जीव होते हैं, इनके मरे हुए मलबे उसमें ह्यूमस के रूप में इकट्ठा होते हैं। और इकट्ठा होकर के वो फिजिकल विदरिंग करते हैं, केमिकल विजरिंग करते हैं, हाइड्रेशन करते हैं, हाइड्रेनेशन कहते हैं, हाइड्रीजिनेशन करते हैं। और तब जाकर के वो सब मिल करके चट्टानों का कण, मलबे और सारी चीजें मिल करके तब सॉइल का फॉर्मेशन होता है। होता है ना। तो इस सॉइल फॉर्मेशन जो बताने वाला विज्ञान है, उसी विज्ञान का नाम है पीडोजेनेसिस। क्या नाम है। हाँ, कुल मिला के मृदा कैसे बनती है इसको बताने वाला विज्ञान है, इसका नाम है पीडोजेनेसिस। ज्योग्राफी वाले लोग लिखाते हैं, लेकिन थोड़ा विज्ञान से जुड़ा हुआ है तो मैं आपसे इसी बात किया। अगर ज्योग्राफी आपको नहीं पढ़ना रहता, केवल हम ही को पढ़ाना रहता, तो मैं जैसे डायनासोर के विषय में लिखा है आधा पेज दिखा देंगे इसमें। लेकिन आप लोग ज्योग्राफी पढ़े हैं, उसमें लिखाते हैं लोग, पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए आगे। देखिए मृदा के उत्पत्ति का अध्ययन करना। मृदा के उत्पत्ति का अध्ययन करना। मृदा के उत्पत्ति का अध्ययन करना। अब देखिए कुछ जो ब्रांच हैं इसके बाद अप्लाइड साइंस के हैं, जिस ब्रांचों से हम अधिकतर लाभ कमाने की कोशिश करते हैं, उनको हम आते हैं अगले पीरियड में तो आपको पढ़ाते हैं। ठीक है ना। बिहार एग्जाम की डेट उठ है। बिहार एग्जाम की डेट उठ है कुछ।
हाँ, 4 जून को क्या चल रहा है? मार्च, अप्रैल, मई, जून। 70 दिन है। तब तो इमरजेंसी लागू है भैया इसमें। इमरजेंसी लागू है टाइम में। 70 दिन है। तब आप लोग थोड़ा टाइम हमसे आइए। हम तो आते हैं तो आपका इंतजार करने लगते हैं, ये यही होगा। अब आइए तब। और तब देखेंगे, थोड़ा और होगा तो और समय थोड़ी लेंगे। ठीक। हाँ। ठीक ना। तो 70 दिन तो नहीं है, 70 दिन तो हमको कम पड़ेगा। चलिए, आप लोग थोड़ा टाइम से आइए सब लोग, ठीक। राइट, एकदम।